हिंदी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। मित्रों, हिंदी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कौन नहीं जानता। आज सारा विश्व इस महान हस्ती को, इस महान उपन्यासकार को भूल नहीं सकता। जिस समय हमारे सामने प्रेमचंद का नाम आ जाता है तो प्रेमचंद के एक एक उपन्यास, एक एक कहानी आंखों के सामने झलकती है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 लमही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद के पिताजी डाक खाने में नौकरी करते थे तथा प्रेमचंद के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी। 8 वर्ष की अवस्था में मां का देहांत हो गया। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। घर में सौतीली मां आ गई और प्रेमचंद सौतेली मां के कटु व्यवहार का अनुभव करने लगे। मित्रों, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखकों में प्रेमचंद का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। प्रेमचंद का बचपन का नाम था धनपत राय, धनपत राय, परंतु अपने नाम के विरुद्ध आर्थिक स्थिति। नाम तो था धनपत राय, परंतु धन नाम की कोई चीज नहीं थी उनके पास। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को कहानियां दी, उपन्यास दिए, निबंध दिए और एक नाटक से भी समृद्ध कर दिया। उस नाटक का नाम था करबला। यानी हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में प्रेमचंद का योगदान अद्वितीय माना जाएगा। हिंदी उपन्यास साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का पदार्पण, यानी जब से मुंशी प्रेमचंद का पदार्पण हिंदी उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में हुआ, उपन्यास साहित्य की रिक्तता की पूर्ण अर्थों में पूर्ति हो गई। प्रेमचंद के सिवा हिंदी उपन्यास पूरा नहीं हो सकता। वस्तुतः वे हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार तथा युग प्रवर्तक माने जाएंगे। युग प्रवर्तक इस अर्थ में है कि इनके उपन्यासों में विशाल ऐसा जनजीवन चित्रित हुआ। विशेषतः भारतीय किसान और मध्यवर्गीय जीवन की अनेक मुखी समस्याएं कलात्मक रूप से चित्रित हुई है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के रूप में तो प्रसिद्ध है, किंतु कहानी लिखने में भी वे उतने ही सफल हुए हैं जितने उपन्यास लिखने में।
मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित लगभग 300 कहानियां हैं और ये 300 कहानियां मानसरोवर के 6 भागों में विभाजित है। उनकी प्रथम कहानी पंच परमेश्वर सन 1916 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी कहानी से पूर्व प्रेमचंद उर्दू भाषा में कहानियां लिखा करते थे। उर्दू भाषा में लिखा हुआ उनका एक कहानी संग्रह जिसका नाम था सोजे वतन सन 1907 में प्रकाशित हुआ था। वह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होने के कारण सोजे वतन कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त करा दिया गया। कहानी के साथ साथ हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद की देन अनेक मुखी मानी जाएगी। प्रथमतः उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ सार्थक रूप से जोड़ने का काम किया। यानी चारों ओर फैले हुए जनजीवन और अनेक सामयिक समस्याएं, पराधीनता की समस्या हो, जमींदारों, पूंजीपतियों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसानों का शोषण की समस्या हो, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की प्रथा, घर और समाज में नारी की स्थिति, वेश्याओं की जिंदगी, विधवा समस्या आदि ने उन्हें उपन्यास लेखन के लिए प्रेरित किया था। अतः प्रेमचंद ने उपन्यासों का जो क्षेत्र पकड़ा वह समाज की आवश्यकता के अनुसार था। इन्होंने कुल मिलाकर लगभग 11 उपन्यासों की रचना की है। यानी प्रेमचंद ने एक एक कर बड़ी बेसब्री से इन समस्याओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपने उपन्यासों में स्थान दिया। सेवा सदन, कायाकल्प, वरदान, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबर, कर्मभूमि, गोदान। गोदान तो क्या केवल प्रेमचंद का नहीं रहा, संपूर्ण विश्व साहित्य की, हिंदी विश्व साहित्य की अमूल्य कृति, कृषि जीवन का महाकाव्य बन गया गोदान। और अंतिम उपन्यास प्रेमचंद का था जिसका नाम था मंगलसूत्र, परंतु दुर्भाग्य से मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा रह गया। प्रेमचंद यद्यपि राष्ट्र प्रेमी और देशभक्त लेखक थे, परंतु अपने उपन्यासों में वे राष्ट्रीय भावना को सशक्त अभिव्यक्ति न दे सके। जगह जगह पर ऐसा लगता है कि वे इस ओर बढ़ना तो चाहते हैं, पर उनकी व्यवहारिक बुद्धि जैसे उनका रास्ता रोक देती है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य में लोकप्रिय होने का रहस्य यह है कि उन्होंने जनता की बात, जनता की समस्या, जनता की बोली में और भाषा में कही। यानी प्रेमचंद की भाषा शैली परिष्कृत है, प्रौढ़ है एवं चलती हुई मुहावरेदार बोलचाल से युक्त है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य को मिला हुआ एक महान कलाकार था। प्रेमचंद हिंदी साहित्य आकाश के वह नक्षत्र है जो रात आते उदय हुआ और प्रभातकालीन किरणें जिसका हार्दिक स्वागत कर रही है। इस प्रकार सारांश रूप में देखा जाए तो हिंदी साहित्य के कहानी के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद एक महान कलाकार था। प्रेमचंद की सारी कहानियों में गांव का स्पर्श है, गांव की मिट्टी की महक है उसमें। सर्वसामान्य मनुष्य की समस्या को उन्होंने अपनी कहानी में चित्रित किया। दलित जीवन की समस्याएं जो है,
अंधविश्वास जो है, रीति परंपराएं जो है, उसी को उन्होंने उठाया, उस समस्या को सुलझाने का काम कहानी के माध्यम से किया। यानी प्रेमचंद की प्रत्येक कहानी, हर कहानी कोई ना कोई हमें संदेश देती है। फिर वह कफन कहानी होगी, पूस की रात होगी, ईदगाह होगी, बड़े घर की बहू होगी, बूढ़ी काकी होगी, अलगुजा होगी, 101 कहानियां, कौन कौन से हम नाम नहीं ले सकते। और विशेष बात यह है कि प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियों पर हिंदी फिल्म बनी हुई है। प्रेमचंद के गोदान उपन्यास की क्या प्रशंसा करें, कितनी प्रशंसा करें गोदान की। कृषि जीवन का महाकाव्य कहा गया है गोदान। अरे भारतीय किसान की दुरावस्था का चित्रण गोदान के सिवा और किसमें हो सकता है। गोदान की बराबरी करने वाला आज तक उपन्यास निर्माण नहीं हो सका शायद। यानी भारतीय किसान वो किसी भी कोने का रहने वाला हो, उसकी समस्या एक जैसी होती है, मजदूर की समस्या एक जैसी होती है। उसी का चित्रण करने का काम प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में किया। प्रेमचंद की कहानी हो नहीं तो उपन्यास हो, ये हर एक मनुष्य की अपनी स्वयं की कहानी लगती है, या आसपास घटित होने वाली घटना लगती है। इस तरह प्रेमचंद की देन हिंदी साहित्य में अनेक मुखी मानी जाएगी। दूसरा कहानीकार है जैनेन्द्र या जैनेन्द्र कुमार। प्रेमचंद के बाद उपन्यास साहित्य और कहानी साहित्य को आगे ले जाने वाला या प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करने वाला एक उपन्यासकार, एक कहानीकार है जिसका नाम है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश अलीगढ़ जिले में हुआ था। यानी वह हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। यानी प्रेमचंद के बाद एक अलग विषय को लेकर, एक अलग विषय पर मोड़ देने का काम जैनेन्द्र ने किया। अहिंसा, प्रेम, जीवन की अखंडता आदि पर इनका पूर्ण विश्वास था। यानी प्रेमचंद ने लगभग 200 कहानियां लिखी है। जैनेन्द्र की श्रेष्ठ कहानियां शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हो चुकी है। उपन्यासकार जैनेन्द्र हिंदी साहित्य जगत में मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के नाम से जाने जाते हैं। यानी उनके बहुत से उपन्यास मनोवैज्ञानिक है। यानी कथानक की अपेक्षा मनोविश्लेषण ही उनके उपन्यासों में अधिक छाया रहता है। यानी घटनाओं की अपेक्षा जैनेन्द्र अपने उपन्यासों में चरित्र चित्रण तथा शैली को अधिक महत्व देते हैं। यानी जैनेन्द्र ने स्थूल समस्याओं के स्थान पर सूक्ष्म मनोविज्ञान का चित्रण करते हुए हिंदी उपन्यास को एक नई अंतर्दृष्टि, संवेदनशीलता और दार्शनिक गहराई प्रदान की। यानी उन्होंने सामान्य मानव की सामान्य परिस्थितियों को न लेकर असामान्य मानव की असामान्य परिस्थितियों से प्रभावित मानसिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया। यानी घटनाओं की अपेक्षा उन्होंने चरित्र चित्रण को अधिक महत्व दिया है। यानी कि उनके उपन्यासों की भाषा शैली प्रायः सरल एवं स्वाभाविक है। जैनेन्द्र के प्रसिद्ध उपन्यास, प्रारंभिक उपन्यास जिनका नाम है परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, ये जैनेन्द्र के प्रारंभ के उपन्यास। यानी परख और कल्याणी ये 2 उपन्यास प्रेमचंद के समय में ही प्रकाशित हो चुके थे। आकार और विचार इन दोनों दृष्टियों से जैनेन्द्र प्रेमचंद से एकदम अलग पड़ते हैं।
यानी प्रेमचंद के बृहत उपन्यासों के साथ स्थान पर जैनेन्द्र लघु उपन्यास लेकर आए और इन चारों उपन्यासों में वे मानव मन की गहराइयों में उतरकर नर और नारी के संबंधों की परस्परिता का जो चित्रण उन्होंने किया, उससे रूढ़ नैतिकता की जड़ें भी हिल गई है और जैनेन्द्र हिंदी साहित्य पर पूर्ण रूप से छा गए। सुखदा, विवर्त, व्यथित, जयवर्धन, मुक्तिबोध इनके बाद के उपन्यास है, परंतु आलोचकों के मतानुसार जैनेन्द्र इन बाद के उपन्यासों में कोई नई बात लेकर नहीं आए। परवर्ती उपन्यासों की जो भिन्नता दिखाई देती है, यानी उनके प्रारंभ के 4 उपन्यास, उनमें जो जीवन दृष्टि है वह बाद के उपन्यासों में नहीं है। यानी मानसिक संघर्ष का बड़ा ही सूक्ष्म चित्र जैनेन्द्र करते हैं। यानी बाह्य जगत में भटकने वाले हिंदी कथा साहित्य को वे अंतर जगत में ले गए, यानी यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार कुछ लोगों ने जैनेन्द्र को मनोवैज्ञानिक कथाकार भी कहा है, पर वास्तव में इनका मनोविज्ञान शास्त्रीय न होकर स्वयं एक अनुभव है। यानी धीरे धीरे वे व्यक्ति को भी छोड़कर मात्र किसी भाव, विचार या आदर्श को उपस्थित करने के लिए ही उपन्यासों की रचना करने लगे। यानी प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास क्षेत्र में जैनेन्द्र कुमार एक प्रमुख कथाकार के रूप में प्रख्यात है। परंतु सारांश रूप में देखा जाए तो प्रेमचंद की 200 कहानियां जैनेन्द्र की 200 कहानियां और उनके बहुत सारे उपन्यासों का अवलोकन करने के बाद पता चलता है कि जैनेन्द्र ने एक ही रास्ता पकड़ा था और वह रास्ता मनोवैज्ञानिक यही था। हो सकता है कि जैनेन्द्र ने अपनी कहानियों में घटनाओं की अपेक्षा, कहानी के विषय की अपेक्षा चरित्र चित्रण पर अधिक बल दिया है या मनोविश्लेषण पर अधिक बल दिया है। यही उनकी नवीनता है। यानी जैनेन्द्र ने जो एक रास्ता पकड़ा वह मनोविज्ञान या मनोविश्लेषण का ही रास्ता पकड़ा है और हिंदी के विद्वानों ने या आलोचकों ने जैनेन्द्र पर मनोविज्ञान का जो धब्बा लगाया है वह व्यर्थ नहीं है, क्योंकि उनका पूरा साहित्य पढ़ने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जैनेन्द्र कुमार यह मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार या मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में ही हमारे सामने आ जाते हैं। यह बात सत्य है।